ओके, हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर। अभी तक जितना भी किया, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने मिड में ब्रेक कर दिया था ताकि हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ सकें। ठीक है, अब कल का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ कुछ आपको समझ में आया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा से ब्रशअप करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे और आज अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हमने कंप्लीट नहीं किया था अभी तक। देखो फटाफट से देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एंटिटी। एक एंटिटी के अंदर दो टाइप के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा मेरा अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब पूरी की पूरी एंटिटी के ऊपर कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि प्रोसीजर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ओके, मैंने अभी तक ये लैंग्वेज कभी नहीं यूज करी, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो कि गड़बड़े होने से बचाए उसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और जो मैंने अभी आपको बात हिंदी में बोली, कहते हैं ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का बेस यही है। कोई भी सिस्टम लगाया गया ताकि किसी चीज, किसी प्रोसेस को ढंग से पूरा किया जा सके, कुछ गड़बड़े जो आप प्रिवेंट करना चाहते हो उन्हें हटाया जा सके। तो जो भी सिस्टम लगाया गया उसको बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैं नहीं चाहती अननेसेसरी बंदा कोई भी एंटिटी के अंदर आए, ठीक है, कंपनी के अंदर एंटर करे, तो मैंने बाहर लगा दिया फिंगरप्रिंट सिस्टम। दिस इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मेरा मकसद क्या है, कोई भी अननेसेसरी बंदा अननेसेसरी लेवल पर एंटर ना करे। देखो इसकी अब डेफिनेशन क्या कहती है। Internal control system is designed to ensure that all the operations of an entity are carried out in an effective manner. ठीक है, सही तरीके से हर चीज हो सके। ठीक है, तो आप किसी चीज को रोकना चाह रहे होगे, ठीक से करने के लिए आपको किसी चीज को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी सिस्टम लगाए उसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। Accounting system is designed in which the financial information is maintained and on the basis of which financial statements are prepared. तो आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, एक तो मेंटेन और दूसरी चीज क्या, प्रिपेयर। प्लीज अपनी अपनी कॉपी के अंदर जहां पर भी आपने टू टाइप्स ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एंटिटी लिखा था, उसमें एक जगह पे लिखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दूसरी जगह पे लिखो अकाउंटिंग सिस्टम। और ये वाली डेफिनेशन आप प्लीज अभी के अभी याद करोगे और लिखोगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू एंश्योर दैट all the operations of an entity are carried out in an effective manner. हिंदी में बोलो तो भैया सारे काम सही तरीके से हो सके या कुछ भी गड़बड़े वड़बड़े ना हो, उसको पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई सिस्टम लगा दिया तो उससे बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है प्लस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। किसी भी, अब मैं बोलती हूँ यहाँ पे, मैं एक कंप्यूटर यूज करती हूँ, उसके अंदर टैली का एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, टैली अभी तक शायद आपने नहीं भी सुना हो, तो टैली एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बोर्ड्स तो पढ़े ही होंगे, टैली सीखे 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो टैली एक सिस्टम यूज किया जाता है, बहुत सारे सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग EIS वगैरह में सीखोगे कैसे कौन सा सिस्टम किस एंटिटी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी मैं बस इतनी बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे उसे बनाया जाए। ठीक है ना, प्लीज जल्दी से लिखो। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक सबने इसे लिख ही लिया होगा। ठीक है ना,
अच्छा, अब याद करो, जब दो सिस्टम की मैं बात कर रही थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम, तो धीरे धीरे मैंने दो वर्ड्स के साथ आपको फेमिलियराइज कराया था। नंबर 1 कंप्लायंस प्रोसीजर्स, नंबर 2 सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। नंबर 1 कंप्लायंस प्रोसीजर, नंबर 2 सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। ठीक है, अब कंप्लायंस प्रोसीजर्स के लिए मैंने कीवर्ड यूज किया था DOT, डॉट, डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। दोबारा से देखें, डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। अच्छा, काव क्या था, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी। अभी डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ चुके हैं। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था एक स्वीट कॉर्न शॉप का, ठीक है। यहाँ पे कैसे इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। अब आप लोग कभी भी स्वीट कॉर्न वाले के पास जाओगे और बोलोगे भैया भैया सुनो, मुझे ना 70 रुपीज का एक कप दे दो, और वो लोग आपको क्या बोलेंगे, 70 रुपीज का एक कप आपको उठा के दे देंगे। आप उन्हें बोलो भैया 1:2 कर दो, आधा आधा करके दे दो। 70 वाले 2 कप, हम आपको एक पैसे दे रहे हैं 70 रुपीज के, और उसमें आधे आधे काउंट करके दे दो। वो आपको क्या बोलेंगे, भैया चलते बनो, हमें शाम को जाके हिसाब देना होता है। जितने कप्स उनके पास हैं, उस कप्स जो बच जाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह वो कुछ कप्स लेके आते हैं, जो कप्स बच जाते हैं, जो बैलेंस अमाउंट होता है, उसको मल्टीप्लाई करके उन्हें अपने ओनर को पैसे वापस करने होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट किसी किसी केस के अंदर मान लो अगर एक कप हैंडल करते वक्त टूट गया, तो उन्हें वो टूटा हुआ कप भी संभाल कर रखना है। ठीक है, ये शो करता है एज एन एविडेंस। ठीक है, वो बता सकते हैं कि भैया देखो ये कप से ये टूट गया था, टूटा हुआ भी मैंने अपने पास रखा है। क्या वो टूटे हुए के पैसे उस बंदे को देने पड़ेंगे जो स्वीट कॉर्न बना रहा है? नहीं, नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, कप्स आर यूज्ड एज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, जो भी मेरी समरी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने कल कराया उसमें कुछ एड ऑन करके आपको समरी बताऊं। ठीक है, वरना क्या होगा, तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दोगे। प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत करना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, एक हमने लाइब्रेरी वाली बातें करी थी, फिर इजी डे के अंदर एग्जिट करते वक्त गार्ड बैठा हुआ होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, ये सब क्या है, इंटरनल कंट्रोल। ओके, ये कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने एक चीज बताई थी आपको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंदरूनी नियंत्रण। क्या बोला मैंने, अंदरूनी नियंत्रण। ठीक है, और अकाउंटिंग सिस्टम तो भैया अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपने ये वाला वर्ड पहले पढ़ चुका है, अकाउंट्स वाउंट्स वाले। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल आपने कभी नहीं पढ़ा था, तो अंदरूनी, अंदर पर कोई भी कंट्रोल लगा दिया तो उसे बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ठीक है, डॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। अब याद करो मैंने इसके लिए क्या एग्जाम्पल यूज किया था। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है, ये है, क्या नाम रखें इसका, हाथी लिमिटेड। ठीक है, हाथी लिमिटेड। ठीक है, हाथी लिमिटेड एक हमारी कंपनी है। ठीक है, ये इनका लोगो लगा रखा है, ठीक है ना, हाथी लिमिटेड। अब हाथी लिमिटेड के अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे उन्होंने कोई एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है, अब आप अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर सॉरी एडमिशन नहीं, आपका अगर कहता है कि आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो एक छोटे से हो, ठीक है, आप इस कंपनी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो गार्ड बैठा है ये चेक करेगा कि आपके पास आईडी कार्ड है या फिर नहीं। ठीक है, इनफैक्ट जब आप नई नई किसी भी कंपनी के अंदर जॉब लेने के लिए जाओगे तो आप कभी भी ना ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते, भैया हम जॉब लेने के लिए आए हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर लेवल पर आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, सीवी फॉरवर्ड करते हो, और उसके बाद सीवी फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास आपका सीवी अगर सिलेक्ट होता है तो आपको बुलाया जाता है फॉर जॉब। अच्छा, इसी बात से एक बात याद आई, अब आप लोग जब अपना ग्रुप 2 क्लियर करने के बाद या फिर ग्रुप 2 क्लियर करने से भी पहले अगर जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, प्लीज अपने सीवी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, सीवी को कैसे बनाना है। ठीक है,
पर्सनल अटेंशन की रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू सीवी, ठीक है, किसी बड़े की हेल्प ले लो, नहीं तो अगर कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करता, डू नॉट वरी एट ऑल, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो सीवी, मैं उसमें चेंजेस करके आपको वापस भेज दूंगी, ठीक है। मैं बहुत सारे जो अपने पुराने स्टूडेंट्स भी उनके सीवी वगैरह करेक्ट करके देती हूँ, ठीक है। रीजन बीइंग आई नो हाउ टू प्रेजेंट अ सीवी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। तो प्लीज सीवी में बहुत कुछ आपके डिपेंडेंट होगा इन केस ऑफ योर आर्टिकलशिप, ठीक है। प्लीज ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताती रहूंगी विद रिस्पेक्ट टू इंटर्नशिप एंड आर्टिकलशिप, रीजन बीइंग ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आगे देखो, अब हम लोग वापस आते हैं अपने इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पर हमारी कंपनी में रूल बना हुआ है कि जो भी बंदा एंटर करेगा वो आईडी कार्ड दिखाए बिना एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर आपको अपना आईडी कार्ड, या फिर क्या हो सकता है एक कोई फिंगरप्रिंट की मशीन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के लिए लिया आईडी कार्ड के बिना एंटर नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पर बैठे हुए थे भाई साहब, कौन है ये मेरे भाई साहब, ठीक है, ये है हमारे भाई साहब जो कि गार्ड है, ठीक है। अब ये रूल बना हुआ है, इन रूल के अकॉर्डिंग इन भाई साहब को चेकिंग करनी है। क्या करनी है? चेकिंग करनी है। अब ये रूल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड, ठीक है। अब ऑपरेटिंग इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि ये रूल तो बना है बट भाई साहब चेक नहीं करते। अगर भाई साहब चेक नहीं करते आईडी कार्ड को, किसी को भी आने देने जा रहे हैं, आने जाने दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं हो रहा। रूल बनने से ही काम नहीं बनेगा, भाई साहब को चेक भी करने हैं। जब वो ढंग से एक एक बंदे का आईडी कार्ड चेक करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अच्छा, अब भाई साहब महीने के 30 में से 20 डेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, 20 दिन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं, बट बाकी 20 दिन ढंग से चेक नहीं करते। इसका मतलब नॉट थ्रू आउट द पीरियड। अब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तभी माने जाएंगे जब ये भाई साहब पूरे के पूरे 30 में से 30 दिन अवेलेबल होंगे। क्या होंगे? अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? थ्रू आउट द पीरियड, राइट। अब एज एन ऑडिटर आप ये 3 बेसिस लेते हो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे हर एक इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए 3 बेस होते हैं। अपने माइंड में बिठाओ। पहले तो कोई भी चीज जो आप चाहते हो कि ढंग से चलनी चाहिए, ऑपरेट करनी चाहिए इफेक्टिवली, उसके लिए कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया या फिर नहीं लगाया, कोई रूल्स हैं, कंपनी इस चीज को महत्वता भी देती है या फिर नहीं देती। उसके बाद जो रूल्स लगाए क्या उन्हें फॉलो किया जा रहा है विद इन द कंपनी, प्लस फॉलो करने के साथ साथ क्या हर टाइम फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं है कि जब हम लोग जाते हैं कंपनी में तभी वो लोग इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, तब बात नहीं बनेगी, ठीक है। 3 चीजें समझ आती हैं, डिजाइन, एग्जिस्टेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। ऐसे ही अब अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए हम 3 चीजें चेक करते हैं, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, ठीक है। टू एग्जामिन अकाउंटिंग डेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। देखो, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस है वो पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। नंबर 2, कोई भी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। मान लेते हैं आपने ट्रांजैक्शन तो करी विद सेल्स की करी एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस सारी की सारी आपने डाल दी, टोटल अमाउंट इन ट्रांजैक्शंस का आता है 1 लाख रुपीस, ठीक है। बट आपने क्या किया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसका अमाउंट लिख दिया रुपीस 10,000, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो डिफरेंस है ये क्या बताता है? एक्यूरेसी, ठीक है। कंप्लीट तो थी ट्रांजैक्शन, मान लो 100 ट्रांजैक्शंस जिनका टोटल वैल्यू आती है 1 लाख, ठीक है। अब 100 ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने बुक तो करी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, बट उनके अमाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन कर दी, मतलब एक्यूरेसी नहीं थी। तीसरी चीज आप देखते हो वैलिडिटी, ठीक है। आप जो भी करोगे वो चीजें वैलिड होनी चाहिए, आप अपनी मन मर्जी से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। अब
वैलिडिटी के दो बेस आते हैं, एक तो इंटरनल लेवल पर कोई भी रेगुलेशन वो फॉलो होनी चाहिए, दूसरी चीज एक्सटर्नल लेवल पर कोई भी रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज में, हमारे इंडिया में नहीं। कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपके एम्प्लॉइज है ना, वो क्या है आपके? वो है आपके एसेट्स। आपके एम्प्लॉइज आपके एसेट्स हैं। अगर वो आपके एसेट्स हैं तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल बनाओगे तो एसेट्स के अंदर क्या लिखना चाहिए आपको? एम्प्लॉय, ठीक है। और उसकी जो भी वैल्यू जनरेट होगी कंपनी को, वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहली बार शायद यहीं पे सुना हो, ठीक है। अब आपको क्या लगता है एक एक एम्प्लॉय की वैल्यू कैसे जज करते होंगे, ठीक है। ये अगेन सीए फाइनल के अंदर आप लोग पढ़ोगे वैसे, बट हमारे इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऐसे एसेट्स का पार्ट बनाना एम्प्लॉइज को इज नेवर कंसिडर्ड टू बी वैलिड, ठीक है। ये चीज वैलिड नहीं है जो मैंने आपको बताई इंडिया के अंदर, पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर वैलिड है। तो आपको एज एन ऑडिटर देखना है, सिर्फ इतना मत देखो कि कौन सी चीजें ठीक है कौन सी चीजें गलत है, प्लीज इस पर भी ध्यान दो कौन सी चीजें वैलिड है। वैलिडिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका है ये भाई? ऑडिटिंग की डेफिनेशन। अच्छा, क्या हमें कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन देना? नहीं, हमें इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं देखना, ठीक है। नहीं यकीन होता तो अपनी डेफिनेशन ओपन कर लो ऑडिटिंग की और खुद से देख लो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास, अब मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करी हूँ जो मैंने मिड वे में छोड़ दिया था, ठीक है। देखो, इंटरनल कंट्रोल इज वीक, ठीक है। कंपनी में ये चीजें, कोई प्रोसीजर्स जो कि हेल्प करने वाले हैं कि कंपनी के सारे ऑपरेशंस ढंग से चल सके, वो बहुत ही वीक है। अब वीकनेस डिटरमाइन किस पे थी? 3 फैक्टर्स के ऊपर, डॉट के ऊपर। डॉट याद करो प्लीज। मैंने इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी, कैसे करी होगी? कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगा के, ठीक है। कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाए मैंने, और मैंने कंप्लायंस प्रोसीजर्स को चेक करने का बेस क्या है? डॉट, ठीक है। मैंने डॉट को लगाया और पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। इसका मतलब या तो वो बने ही नहीं होंगे, बने हैं तो फिर ढंग से काम नहीं हो रहा उनके अंदर। अच्छा, अगर काम हो रहा है तो फिर भी पूरे टाइम काम नहीं हो रहा, इन्हीं में से कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंट्रोल इज वीक। अब ध्यान से सुनो, आज की क्लास में एक बात बोल रही हूँ, ऑडिटिंग बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है जो कि डिपेंड करता है आपकी जजमेंट के ऊपर। जजमेंट समझते हो? आपकी अपनी थिंकिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपनी वे ऑफ कहते हैं ना इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अब ये चेक करना, जज करना किसकी जिम्मेवारी है? ऑडिटर की अपनी जिम्मेवारी है, नो डाउट। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है ऑडिटिंग में जज करना कि कौन सा इंटरनल कंट्रोल वीक है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। उसी के लिए ही कि ताकि सिमिलैरिटी हो सके, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। अब अभी के लिए ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इतना अपने माइंड में डाल लो। आईसी इज वीक तो फिर अकाउंटिंग सिस्टम विल बी चेक मोर, ज्यादा हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। क्यों चेकिंग करनी पड़ेगी? देखो, अब कौन वाले एग्जाम्पल के अंदर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। अगर वो स्ट्रांग नहीं थे तो ऑटोमेटिकली आप सोचो, कौन जो ओनर था वो पूरा ट्रस्ट करता था जो बंदा कौन बना रहा है, ठीक है। अब वो जो पैसा होगा, जो पैसा टर्नओवर का एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वही किसका पार्ट बनने वाला है? वो पार्ट बनने वाला है आपकी बैलेंस शीट पीएनएल का, ठीक है। अच्छा, अगर वो बैलेंस शीट पीएनएल का पार्ट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ इंटरनल कंट्रोल वीक थे तो ऑटोमेटिकली टर्नओवर बेकार हो गई या फिर टर्नओवर गलत आएगी। वो गलत आएगी तो हमें ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट
गलत है, ठीक है। अब वो ओपिनियन कैसे देते हैं हम आगे वाली क्लासेस में सीख, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ओपिनियन कैसे दिया जाता है, ठीक है। बस इतना देख लो कि ओपिनियन सही है कि गलत है। हमें ये देना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी बनी है, बुरी बनी है, ठीक ठाक बनी है, ये सब देने को बोला जाता है ओपिनियन, ठीक है। बस बताना है, ओके। अब आईसी स्ट्रॉन्ग है, अकाउंटिंग सिस्टम इज चेक्ड लेस, ठीक है। क्योंकि देखो क्या माना जाता है, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी वो क्या बनाई होंगी, ठीक बनाई होंगी। तो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स के अंदर गलती कम होगी। अगर गलती कम होगी तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमें चेकिंग कम करनी चाहिए, ठीक है। जहां पे गड़बड़े होने का चांस ज्यादा होता है वहां हम ज्यादा चेकिंग करते हैं, जहां पता है कि गड़बड़े होने का चांस कम है तो हम अपनी चेकिंग कम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर थी मैं ऑडिटर परफॉर्म्स compliance procedure to determine nature, timing and extent of audit procedure. अब हमें ओपिनियन किस पर देना है, हमें ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो फिर इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग क्यों करें, इसलिए करें कि ये तय कर सके कि अकाउंटिंग सिस्टम ज्यादा चेक करना है या फिर कम चेक करना, ठीक है। अब वो ज्यादा कम नापने का जो कहते हैं ना कि मेजरमेंट करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अभी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो, हम सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर्स करके। फिर अब बीच में एक चीज आती है जिसे बोला मैंने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ठीक है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करना है वो कम चेक करना है या फिर ज्यादा चेक करना है। अब ये कम ज्यादा बहुत ही हिंदी का वेग वर्ड है, इसको अगर मैं इंग्लिश में लेके आऊं तो क्या है वो, कैसे टाइप के प्रोसीजर्स, मतलब क्या नेचर होना चाहिए जो हम चेकिंग करेंगे। कि हम लोग, एक बात बताना, अब यहां से कनेक्ट करो, अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आईसी क्या है, अच्छे हैं, अच्छा, ठीक है, तो हम लोग ना ओरल मैनेजमेंट अगर बोल रही है ओरल लेवल पर, हम उस पर भी विश्वास कर लेंगे। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल अगर बेकार है तो हम रिटर्न पर विश्वास करेंगे। देखो जरा, कंपनी के अंदर सेल्स होती है, ठीक है। सेल्स की जितनी भी इनवॉइसेस हैं, पहले कोई बंदा इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। जब इनवॉइस को इशू करता है तो ऑटोमेटिकली पैसा आता है, ठीक है। इनवॉइस इशू करता है, हमने कोई सेल करी, ठीक है। एक बंदा मिस्टर एक्स इज ऑलवेज अवेलेबल टू इशू इनवॉइस, ठीक है। दूसरी जगह पे मिस्टर एक्स जब इनवॉइस इशू करता है तो जो फाइनेंस मतलब कि रोकड़ा, कैश इज रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई, ठीक है। एक चीज बताई मैंने, मिस्टर एक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो मिस्टर वाई पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी के अंदर अगर मैं आपको भेजती हूं तो आपको क्या टैली करना होगा, जितने अमाउंट का इनवॉइस इशू हुआ उतने ही अमाउंट का आपके पास यहाँ पर कैश रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है, राइट। नहीं तो बैलेंस बचा हुआ क्या हो जाना चाहिए, उसके साथ बैलेंस बचा हुआ मेरी डेटर्स का पार्ट होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात, जितने अमाउंट का इनवॉइस इशू हुआ और जितने अमाउंट का कैश रिसीव हुआ दोनों के दोनों टैली होने चाहिए। नहीं टैली होता तो फिर बैलेंस कहां जाना चाहिए, डेटर।
ये क्या है? कंट्रोल। अब दूसरी तरफ मैंने बोला होता कि ना, एक बंदा है, वो यहाँ से गुड्स बेचता है, ठीक है, इनवॉइस भी खुद ही इशू करता है, पैसे भी उसी के ही पास आते हैं, और उसकी मर्जी है वो जो भी करना चाहे। क्या आपको सेकंड सिचुएशन में इंटरनल कंट्रोल अच्छा लगा या फिर बेकार लगा? बहुत बेकार लगा। वो बंदा कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है, नकली इनवॉइसेस जनरेट कर सकता है, नहीं तो कुछ इनवॉइस जनरेट करके कैश रिसीव करके, और उसके बाद मैंने तो किया ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं जनरेट करा, ठीक है, या किसी भी लेवल पर वो घपलेबाजी यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में है, और इंटरनल कंट्रोल क्या है? बेकार है, जो मैंने अभी बताया। पर इस केस के अंदर जो इनवॉइस वाली मैंने बात बताई, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, ठीक है। तो अब ऐसे केस के अंदर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि पता है कि हर चीजें ढंग से टैली हो रही हैं, तो आप जो करोगे चेकिंग कम करोगे, ज्यादा करोगे? कम करोगे। अब मतलब कि क्योंकि इनवॉइस रुपीस जितने भी थे, आप उन पे ज्यादा विश्वास कर पा रहे हो, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। अब ऐसी मैनेजमेंट जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है, आप लोग ओरल जो वो बोलेंगे उस पर भी विश्वास कर लोगे। पर दूसरी जगह जहाँ पे एक ही बंदा, जिसके पास इनवॉइस, उसके पास ही पैसा रिसीव हो रहा है, वही बंदा बैठ के टैली कर रहा है, ऐसी जगहों पे आपको विश्वास थोड़ा कम होगा, और आप ओरल पर विश्वास ना करके हर चीज उनसे रिटर्न में मांगोगे। अच्छा, उन्हें आपने बोला कि ये जो आपकी सेल्स थी ना, ये जो मिस्टर बी वाली, ठीक है, मुझे ना इसका ना अमाउंट ढंग से समझ नहीं आ रहा, सेल्स, कैश रिसीव्ड वर्सेस डेटर, तीन चीजें थी यहाँ पे, ठीक है, सेल्स का इनवॉइस, कैश रिसीव, डेटर्स। मैंने बोला मैं तीनों के बीच में समझ नहीं पा रही, आप प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और मैं उससे सहमत हो जाती हूँ, और उनके ओरल वाली जो उन्होंने मुझे बातें बोली, मैं उन पर विश्वास कर लूंगी। दूसरी तरफ अगर सेकंड सिचुएशन जहाँ पे एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल था, मैं उसके पास जाती हूँ और बोलती हूँ प्लीज मुझे समझा दो, वो क्या बोलेगा? जो भी बोलेगा मैं बोलूंगी भैया प्लीज रिटर्न में लिख के दो, मैं आप पे विश्वास नहीं कर पा रही, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अब आगे अभी मैं और क्लासेस बढ़ाती जाऊंगी, तो हम लोग और सीखते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह तुम्हें याद है पिछली बार मैंने वो एक पनवाड़ी वाला एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, गार्ड बैठा हुआ था, आप लोग चेक करना चाहते हो कि गार्ड सच में ढंग से चेकिंग करता है या फिर नहीं करता, तो आपने क्या किया, कंपनी के अंदर बैठे लोगों से पूछा। जब आपने कंपनी के अंदर बैठे लोगों से पूछा, मतलब क्या था, इंटरनल लेवल पर की आपने चेकिंग। अच्छा, जब आपने कंपनी के बाहर बैठे लोगों से पूछा, मतलब अपने एक्सटर्नल लेवल की चेकिंग करी, ठीक है। तो आप ज्यादा किस पे विश्वास करते हो? बाहर वाले लोगों पे विश्वास करते, ठीक है। अब इधर देखना प्लीज। अब मैंने इंटरनल कंट्रोल को जब चेक करा, तो भैया मेरे को इंटरनल कंट्रोल कुछ खास अच्छे नहीं लगे। जब अच्छे नहीं लगे, तो अब आपको पता है डेटर्स की फिगर मेरे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ी है, मिस्टर ए की वैल्यू ₹10,000, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है, मैं चेक कर लू सेल्स इनवॉइस, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट। अब जो फर्स्ट वाला केस था ऑप्शन नंबर 1, जिसमें सब कुछ ढंग से मेंटेन हो रहा था, मैं उस केस के अंदर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कंपनी के ही अंदर इंटरनल लेवल पर जो भी बातें होंगी मैं उन पे ज्यादा विश्वास कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को कंपनी के अंदर एक ही बंदा है, ऑप्शन नंबर 2, उसी के पास ही सारे कंट्रोल है, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या करूंगी, मिस्टर ए को कॉल करूंगी, मिस्टर ए से पूछूंगी प्लीज आपका बैलेंस 10,000 रुपए है या फिर नहीं, मतलब इस कंपनी का बैलेंस 10,000 रुपए है या फिर नहीं। तो मैं ज्यादा किस पर विश्वास कर रही हूँ, मैं ज्यादा विश्वास कर रही हूँ एक्सटर्नल वाली चीजों पे। इसका मतलब नेचर, नेचर किस पर डिपेंडेंट है मेरा, नेचर डिपेंडेंट है ऑन माई कंप्लायंस प्रोसीजर। जो मैंने कंप्लायंस प्रोसीजर करे वो बेस बनता है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस प्रोसीजर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल। दूसरी चीज आती है मेरे पास टाइमिंग। देखो,
इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा बेकार थे। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा बेकार थे, कोई इंटरनल कंट्रोल लगा ही नहीं रखा था। एक ही बंदा लैपटॉप पे बैठा और टिक 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 करके अपने अकाउंट्स बना रहा है। मैं ज्यादा उस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। मेरे को क्योंकि वो जो बंदे ने काम किया मैं उस पर पूरी चेकिंग नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जब अकाउंट्स को चेक करूंगी मैं क्या करूंगी, ज्यादा टाइम करूंगी। मैं क्या करूंगी, ज्यादा टाइम, मेरा टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ आईसी वीक, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा ना होके पूरी कंपनी में सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन रखे हैं, ठीक है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग लेवल से अपनी, मतलब कि परचेज का एक डिपार्टमेंट, सेल्स का एक डिपार्टमेंट, मैं आगे जाके बताऊंगी कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब अलग अलग डिपार्टमेंट बन रखे हैं, घपलेबाजी होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि घपलेबाजी होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पे चेकिंग ज्यादा करूंगी कम करूंगी, मैं कम करूंगी। रीजन बिंग उन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर अच्छे अच्छे कंट्रोल लगा रखे हैं, तो मैं टाइम वेस्ट अपना नहीं करूंगी। ये मान लूंगी कि भैया इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को चेकिंग क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी कम करनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि चेकिंग करते वक्त मैं थोड़े कम कम चीजों पे चेकिंग करूंगी, सारी चीजों की चेकिंग नहीं करूंगी, ठीक है। अभी आज की क्लास में मैं और बताऊंगी आप लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस रिलेटेड, ठीक है। तो आपका टाइम, और अगर आईसी अगर स्ट्रांग है तो फिर आईसी टाइम हम लेस लगाएंगे। अब एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हद, ठीक है। आप जब आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, तो आप ऊपर ऊपर से भी थोड़ा बहुत चेकिंग वेकिंग करके अपना काम बना लोगे। पर जब आप श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको इंटरनल कंट्रोल्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो आप अपनी हद पार करके डिटेल में, डीप में जाके चेकिंग करोगे। मतलब आपका एक्सटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको पता है मैं क्या करूंगी, उनका इनवॉइस चेक करूंगी और उसके बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक करूंगी और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी। मतलब मेरी एक्सटेंट क्या है, लिमिटेड, ठीक है। अब दूसरी जगह जब मेरी हद बहुत ही ज्यादा है, मुझे पता है एक ही बंदा सब कुछ बैठ के बना रहा है, तो मैं एक्सटेंड, अपना लेवल ऑफ चेकिंग बढ़ा दूंगी। मैं क्या बोलूंगी, अच्छा सेल्स इनवॉइस के साथ साथ कभी ना कभी उस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। ऑर्डर दिया होगा ना, पहले सबसे पहले ऑर्डर देते हैं, तो उस ऑर्डर की मेरे को रिसीट को दिखाओ, ठीक है। ऑर्डर की जो ऑर्डर की कोटेशन वगैरह आई होगी उसको मुझे दिखाओ, ठीक है। अच्छा, कोटेशन दिखाई, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने भी जो बिलिंग करते हुए अपना ऑर्डर आया उसको एक्सेप्टेंस देते हुए कुछ ना कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट भेजा होगा, मुझे वो दिखाओ, ठीक है। अच्छा, जब सेल हुई होगी तो यहाँ से गुड्स गए होंगे बाहर, अच्छा तो मुझे वो वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। जब आपकी सेल हुई, आपने इनवॉइस भेजा, वो तो हम देख ही रहे थे। अच्छा, जब वो सामने वाली पार्टी है, उस पार्टी ने पेमेंट करी, तो आप उनकी रिसीट को भी दिखाओ, ठीक है। ये सब चीजें रिसीट के साथ साथ, अच्छा मुझे एक काम करो, उनसे बात भी करा के दिखाओ, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन भाई साहब को चिट्ठी भेजेंगे कि भैया मुझे प्लीज फटाफट से बताओ, ये आपका रिटर्न में लेंगे हर चीज, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने इंटरनल कंट्रोल्स पर, तो हम हद पार के डिटेल में, डीप में जाके चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम आसपास के मैनेजमेंट वाले लोगों को बुला के पूछ रहे हैं, ये सच में सेल हुई थी, तुम लोग ये वाला प्रोडक्ट बनाते हो या फिर नहीं बताते। हम जब बहुत डीप में चले जाते हैं, मतलब अपनी एक्सटेंट क्या है बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही लेमैन में भी बातें कर रही हूँ, आपको आगे जाके और भी सीखना है। बेस के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। देखो, ऑडिटर परफॉर्म्स कंप्लायंस प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये कौन से वाले, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ substantive
सब्सटेंसिव भी बोल सकते हो, सब्सटेंटिव भी बोलते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसको प्रोनाउंस सब्सटेंसिव किया जाता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, अभी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो आप ओरल पे भी विश्वास कर लोगे, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आप रिटर्न पे ही विश्वास करोगे, ठीक है। इन नेचर, अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे तो आप इंटरनल पर भी विश्वास करोगे, इंटरनल पर विश्वास करोगे, और अगर वीक है तो फिर आप एक्सटर्नल पर विश्वास करोगे, बाहर वाली पार्टीज पर ज्यादा विश्वास करोगे। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो आप कम टाइम फोड़ोगे, ठीक है। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है तो आप ज्यादा टाइम फोड़ोगे किसी भी चीज पर। अगर इंटरनल कंट्रोल गुड है तो आपका एक्सटेंट क्या होगा, लेस होगा, आप कम हद पार के करके काम करोगे। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आप ज्यादा टाइम फोड़ोगे। अब मैं आपको इसका एक्सटेंट का सबसे बड़ा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज के अंदर आज से पहले मतलब कुछ टाइम तक मैनुअल सारा कुछ होता था, ठीक है, मतलब छोटी से छोटी चीज भी मैनुअल होती थी, ठीक है। और इसी के कारण ही आपने सुना भी होगा न्यूज के अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत ही बढ़ गए। इतना तक भी आपने सुना होगा कि आपको पता है न्यूज के अंदर क्या चल रहा है, कहते हैं कि अमालगमेशन ऑफ बैंक्स। कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि बैंक्स जो है मर्ज किए जा रहे हैं। अब उसके पीछे का मकसद क्या है, ताकि एनपीएस टोटल में थोड़े से कम लगे जा सके, ठीक है। मान लेते हैं एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एक कोई बैंक है जिसके पास एनपीएस कम है, ठीक है, एक बैंक है जिसपे एनपीएस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाएगा और एज अ वन बैंक देखा जाएगा तो इनके एनपीएस क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है, एवरेज हो जाएंगे। अब उन्होंने एनपीएस को सुधारने का सिर्फ यही तरीका निकाला, विच इज लिटरली वेरी वेरी वर्स। आप एक बार सोच के देखो, आप पे आउट नहीं करा पा रहे हो उन लोगों से जिन्होंने पैसा खा लिया, पर आप साथ साथ क्या कर रहे हो, उसको मर्ज करके एक तरह से बेटर प्रेजेंटेशन, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के लिए ये वाला काम किया गया। अब ध्यान से सुनना, ये सब काम करने के बाद रियलाइज हुआ है, जो भी हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, कि हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम बहुत ही वीक है, ठीक है। तो अब सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम आया, नए नए रिफॉर्म्स आए, और अब आके हम कुछ इस कहते हैं कि पिछले साल से हम लोग कुछ इस लेवल पर आ गए हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ भी मैनुअल नहीं चलता। मतलब आप एक भी चीज मैनुअल नहीं, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम पर चलता है, जो कि टेक्नोलॉजी आगे जाके चेंज होगी। मैं बैंकिंग ऑडिट कराऊंगी तो उसके अंदर ये वाली चीज एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। तो आपको पता है, पहले जब सब मैनुअल था हम लोग बहुत ज्यादा चेकिंग करते थे। इनफैक्ट मैंने खुद बैंक ऑडिट किया है तो उसके अंदर मैंने एक एक चेक किया हुआ है, पेज ऐसे निकाल निकाल के कहाँ पे एनपीए बन रहा है, राइट। अब आज की डेट में सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑडिटर्स का जो काम है, जो उनका वर्कलोड है, वो नेक्स्ट टू जीरो हो चुका है, बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो, ठीक है। उन्हें बस ओवरव्यू टाइप लेना होता है, तो उनकी एक्सटेंट क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल क्या हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं बैंकिंग कंपनी के। ये बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल है आपकी कंपनी का, ठीक है, बैंकिंग ऑडिट का। अच्छा, अब आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स समझ आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा आज की क्लास में हम लोग, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब ये ना कुछ स्टडी मैट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बट मैंने क्या किया है, इसकी एक समरी बना दिया। एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन अगर आया भी तो ये शायद 4 मार्क्स के अराउंड का आएगा, 5 मार्क्स के अराउंड का आएगा, ऐसे, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए 8 to 10 पॉइंट्स प्रिपेयर करा दूंगी, तो इससे ज्यादा आप क्या लिखोगे उसके अंदर, ठीक है। तो आपका 100% लेवल पर होगा, आप इसमें 4 to 5 मार्क्स के लिए आराम से फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो जरा क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक ऑडिटर की। ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। किस पर डिपेंडेंट होता है, ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, राइट। हमें पता है फाइनेंशियल मैटर मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना, ओके। अब यहाँ पे कोई नए टर्म्स हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी, ओके। मैं एक एक टर्म का मीनिंग यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ।
टैक्ट का मतलब किसी से भी बात करने का कोई तरीका, ठीक है। अब देखो बोंदू सा कोई बच्चा है ना, उससे काम नहीं बनेगा। आप ऑडिटर हो, ऑडिटर को आप सोच के देखो, अभी मैं तुम्हें बता रही थी कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब इस लेवल तक पहुंचना कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आपको कुछ टैक्ट चाहिए। खुद से तो कंपनी नहीं बताएगी ना, हाँ हाँ हमारे इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ हमारे इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल बेकार है, कुछ भी वो खुद से नहीं बताएंगे। आपको ये प्रोसीजर करने के लिए टैक्ट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर मान लो कोई फ्रॉड चल रहा है, क्या जो बंदा फ्रॉड कर रहा है आपको आके बताएगा? नहीं, पर आपको टैक्ट चाहिए ये काम कराने का, ठीक है। क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे आराम आराम से विद क्वेश्चन काम करना, ठीक है। आपको हबड़ा दबड़ी में काम नहीं करना, ठीक है। आपको जो काम करना है ना, इतना कि आगे बढ़ो, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ो, धीरे धीरे सहम सहम के धीरे धीरे काम करो, और ऐसा काम करो कि एक एक चीज चौकन्ने होके काम करना है आपको, ठीक है। अच्छा, फर्मनेस। अब देखो, आप इतनी बड़ी डिग्री लेके जब ऑडिट करने के लिए जाओगे, आपकी कोई स्टैंड होना चाहिए, आपके जो आप बोल रहे हो उसके कोई तवज्जो होना चाहिए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंस कैसे आएगी? आपके फर्मनेस के साथ। आप अपने डिसीजंस किसी मैनेजमेंट को देख के चेंज नहीं करोगे, फर्मनेस रखनी है। जो बोलना चाहते हो, जो डिस्प्ले करना चाहते हो, उसको लेके 100% श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नोन एज फर्मनेस। उसके बाद एक चीज आती है गुड टेम्पर, ठीक है। अच्छा सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। तो इतना चिल्लाना चीखना नहीं है, आपको अपनी एक कोई सेल्फ स्टीम को ध्यान रखते हुए, प्लस उन लोगों को आप ये देखो, सामने वाले की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ध्यान में रख के आपको कुछ भी बोलना है। आपको टेम्पर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बेफिजूल नहीं चिल्लाना, ठीक है। अब गुड टेम्पर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मत बोलो। अगर आप फर्म होके नहीं काम करोगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे, आपको रियलाइज होगा आप बोलते जा रहे हो कि प्लीज हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो, और वो कहेंगे आज ना ब्लड का छुट्टी पे है, आज ना ये है, आज ना छठ पूजा है, आज ये वाली पूजा है, आज हमारे यहाँ पे छुट्टी है, आज पता है क्या वीकली ऑफ है। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ वो बोल के आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप फर्म नहीं होगे, जब तक आपका टेम्पर अच्छा नहीं हो, क्योंकि देखो अगर आप ज्यादा चीखते चिल्लाते रहोगे, सोचो आपने डॉक्यूमेंट्स तो उन्हीं से ही लेने हैं, तो कैसे लोगे डॉक्यूमेंट्स? ये कुछ सीखने की बातें हैं जो कि यही ऑडिटिंग क्लास में आपको सीख के जानी है, ठीक है। जब भी ऑडिट करने के लिए जाओगे, प्लीज ये नोट्स बुक्स हमेशा अपने पास संभाल के रखना, आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इवन सीए फाइनल के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस यहाँ से आपको मैच होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज इसे ध्यान में रखना। अब एक चीज आती है आपके पास, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब सामने वाली पार्टी आप पे रिलाय कर रही है, आप पे विश्वास कर रही है, और आपको जाके उसकी बातों को इधर उधर बांट के नहीं आना, ठीक है। अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। आपकी कोई एक पर्सनालिटी है, आपको पता है, मतलब कि वो मोहल्ले की आंटी नहीं बनना, जा जाके कुछ भी बोलते जा रहे हो किसी को भी इस कंपनी के बारे में, ठीक है। इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। डिस्क्रिशन, आप ना डिस्क्रिशन मतलब कि आप एटलीस्ट ये जज कर पाओ कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। आपके माइंड में कोई एक कहते ना कि यू आर आंसरेबल टू मेनी पीपल, तो आपको माइंड में क्लियर थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही आपका आता है क्लियर हेडेडनेस। क्लियर हेडेडनेस भी वही है, ठीक है। आपका डिस्क्रिशन कर सको, क्लियर कर सको, अपना माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री की जजमेंट, अब देखो हर एक कंपनी ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम लेवल पर ही वर्क करे, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का होता है। 15 मंथ्स मतलब 12 महीने को भी एक्सीड कर गया। इसका मतलब आज ये सेल हुई तो शायद ऑपरेटिंग साइकिल को अगर मैं बेच लूं तो जो पैसा जो रिकवर हो पाएगा वो मेरा हो पाएगा इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आपको पता है, आपको ये नहीं देखना कि वैसे तो जितनी भी हमें सिखाया गया है, ऐसे नॉर्मल लेवल पर सिखाया गया है कि भैया एक साल के अंदर अंदर सारी चीजें हमारे पास वापस डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह सेटल हो जानी चाहिए, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म वाला भी एक साल के अंदर अंदर सब पैसा रिकवर हो जाना चाहिए, इनका पैसा इतना लेट क्यों रिकवर हो रहा है, ये ऐसी चीजें नहीं सोचनी, ठीक है। आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चलो। क्या इंडस्ट्री ऐसा डिमांड करती है, ठीक है, सोचो अपने माइंड में। अगर इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसका 15 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आप
अपना फोकस उसी के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। पेशेंस। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे और बोला मुझे ना आधे घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला अभी ना लंच चल रहा है, मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको उस पर चिल्लाना नहीं है कि मुझे तो अभी चाहिए अभी चाहिए, ठीक है। पेशेंस रखो, पेशेंस रख के ही काम किया जा सकता है। अच्छा, रिलायबिलिटी, आपको विश्वास आप पे भी कंपनी कर सके प्लस आपको भी विश्वास करना है, ठीक है। हर बार शक की नजर से नहीं देखना। हो सकता है कंपनी वाले बिल्कुल ठीक हो, हर जगह आप शक की नजर से देखोगे ना तो सामने वाला बंदा आपसे नेगेटिव होता जाएगा। अच्छा, ये जितनी भी आपकी क्वालिटीज थी, दीज आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, जो कि एक होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर भी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कल्चर का भी ध्यान देना है, ठीक है। अब कल्चर का मतलब क्या है कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो आपको वहां पे जो वहां पे कल्चर यूज किया जाता है उसके साथ पूरे के पूरे सहमत होकर रहना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे इंडिया के अंदर अगर फॉरेन कंट्रीज के अंदर दिस इज कंसिडर्ड एज ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऐसे थंब दिखाना मतलब ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर भी अभी भी डेवलप हो रहा है ये ऑल द बेस्ट, बट आपको पता है हमारे कुछ टाइम पहले तक दिस वाज कंसिडर्ड एज किसी को ठेंगा दिखाना, ठीक है। दिस वाज कंसिडर्ड एज वेरी बैड, ठीक है। ये ले मैं तेरे को ठेंगा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसे क्या बोला जाता है, ऑल द बेस्ट। अब उनके लिए क्या चीज है, पॉजिटिव, हमारे लिए क्या है ये नेगेटिव, ठीक है। तो आपको देखना है जहां पे भी ऑडिट कर रहे हो वहां के कल्चर कैसे डील करते हैं, उन कल्चर के अकॉर्डिंग चलना है। अब जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा कल्चर है कि भैया साड़ी सूट वगैरह डालना, ठीक है। तो आपको उसको बढ़ावा देना है, उसको पॉजिटिविटी के साथ रहना है, ठीक है। अब आप एक इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, वहां पर क्या कहते हैं, मतलब कि सारे के सारे इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े डालते हैं, ठीक है। तो आप जब ऑडिट करने के लिए जाओ कोशिश करो कि ट्रेडिशनल का फॉलो करो। नो डाउट, आप अगर एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जिस फर्म के अंदर काम कर रहे हो, अगर उनका ड्रेस कोड है फॉर्मल का तो आप फॉर्मल ही डालोगे, ठीक है। कोशिश करना है कितने कल्चर को उनके सपोर्ट कर सको। खुद ना अगर डाल सको, खुद ना कर सको, तो कम से कम जो वो लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट करो, ठीक है। अब किन्हीं किन्हीं कंपनीज का एक कल्चर होता है कि मंथ के एंड में जितने भी बर्थडेज होते हैं, जैसे मान लो कि अप्रैल के जितने भी बर्थडेज हैं वो लास्ट में जाके इकट्ठे मनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये वाला उनका एक कल्चर है, ठीक है। आपको उसे सपोर्ट करना है कि वो लोग जब उस टाइम पे पार्टी करे तो आप जाके उन्हें परेशान मत करो, प्लीज प्लीज क्या कहते हैं, हमें ना मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड कर दो, मेरे ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। आपको देखना है उनके कल्चर को सपोर्ट करना है, राइट। इसके साथ साथ आपको फॉलो करना है कोड ऑफ एथिक्स को, जिसमें 3 चीजें आती हैं आपकी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। कोड ऑफ एथिक्स आपके लिखे हुए हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है जो कि बताता है आपके कोड ऑफ एथिक्स, आपको इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस 3 चीजों को फॉलो करना है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंस मैंने बताया था आपको, अनबायस्ड होके काम करना, इन्फ्लुएंस नहीं होना। इंटेग्रिटी मतलब आप लोग किसी की भी चीजें इधर उधर बांटोगे नहीं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने का, ओके। मैं इससे अगर कनेक्ट करूं, ठीक है, तो आपको सारे काम उसी में ही रह के करने हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पर्पस के लिए करने हैं। आप आउट ऑफ वे जाके कुछ भी काम नहीं करोगे, ठीक है। रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिविटी आपको सारा का सारा काम करना है। 3 चीजें, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ये जरूर लिख के आना, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग करना है। नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कंपनीज एक्ट या फिर अदर एक्ट, डिपेंड करता है आप कहाँ पे ऑडिट कर रहे हो और उनपे क्या क्या एक्ट अप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे एक्ट आप लोगों को फॉलो करने हैं। अब देखो, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। प्रैक्टिकल लेवल पर तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही जाते हैं जब इंटर्नशिप के अंदर जाते हैं, कंडीशन बीइंग आप अच्छी जगह पे अगर इंटर्नशिप करते हो तो, ठीक है। मतलब कि ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का तो हो जाता है। दिक्कत कहाँ आती है, थ्योरेटिकल लेवल की नॉलेज,
थ्योरेटिकल लेवल की नॉलेज आपको फाइनेंस में रखनी है, मैनेजमेंट में रखनी है, ठीक है। आप लोगों ने जितनी भी चीजें अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ोगे, ठीक है, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल एफएम के अंदर जो भी चीजें पढ़ोगे वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। रट्टाफिकेशन ही नहीं, पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे कंपनी के अंदर एथिक्स को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, ये सब चीजें थ्योरेटिकल लेवल पर याद होनी चाहिए। एएस की थ्योरी, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कवर हो जाती हैं। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, आपका लॉ का एक एग्जाम था, पेपर था आपका, उस पेपर के अंदर आप लोगों ने बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो भी चीजें पढ़ी हैं, उसके अलावा आप जिस इंडस्ट्री के अंदर जाओगे आपको उनके एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप बैंक ऑडिट करने के लिए गए हो तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पता होना चाहिए। आप इंश्योरेंस का ऑडिट करने के लिए आए हो तो आपको IRDA पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए आए हो तो सेबी के अंदर बहुत सारी रेगुलेशंस है, उनका पता होना चाहिए, ठीक है। लॉ बहुत बड़ा है, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। जहां ऑडिट करने के लिए जा रहे हो उसका ओवरव्यू जरूर लेके जाओ। कंपनीज एक्ट तो पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हम लोगों का एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6। टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे आपके सेक्शंस वगैरह प्रोविजंस पता होने चाहिए। इकोनॉमिक लेवल पर आपको सब पता होना चाहिए। सप्लाई डिमांड वाली बातें क्यों पता होनी चाहिए। देखो, आप जिस कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, देखो वहां की इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, वहां की इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वहां की इंडस्ट्री में सप्लाई डिमांड एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पता होनी चाहिए। ये थ्योरी लेवल का क्वेश्चन था, इसे रीडिंग करके आपको याद भी करना है, ठीक है। जो आज कराती हो ना जैसे लर्निंग वर्निंग का, प्लीज उसी दिन ही करके खत्म करो, ठीक है। ये कोशिश करो, ये सोचो अगर कल के दिन मुझे पार्टी करने जाना पड़ गया तो, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती है, तो आज के आज ही करके खत्म करो, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना है जनरल बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए प्लस स्पेशल फीचर्स। इसका मतलब अगर मैं शुगर इंडस्ट्री को ऑडिट करने के लिए गई तो मुझे कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए। उसके साथ साथ मुझे कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे शुगर बनाने में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीजें के साथ साथ क्या क्या रेगुलेशंस अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे अच्छे लेवल पर कोई ऐसे रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता जिसको रेगुलर बेसिस पर रिपोर्टिंग होनी होती है, ठीक है। ये स्पेशल लेवल के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। प्लस आपको डिराइव करनी है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट विद इन द कंपनी। कंपनी को आप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है, आपको भी प्लस उनको भी। प्लस नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग तो है, ये लास्ट चीज क्या आती है मेरी, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ओवरव्यू सब चीजों का ले लो, बट मेन क्या है, अकाउंटिंग। हमें ओपिनियन किस पे देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो बनाई जाती है अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सोच के देखना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है तो अकाउंटिंग की नॉलेज तो मस्ट है, नंबर 1 लेवल पर अकाउंटिंग की नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। आज के आज सारे के सारे बच्चे क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर जरूर पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल लेवल का क्वेश्चन है, बट आने को कुछ भी आ सकता है, राइट। अभी ना हम लोग एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑडिट को गवर्न करते हैं या फिर ये समझ लो कि ऑडिट को चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप भी कभी ना कभी स्कूल गए होंगे, ठीक है। अब स्कूल में आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। सुबह सुबह टाइम से आना है 7 बजे, ठीक है, यूनिफॉर्म डाल के आनी है, ठीक है। सुबह सुबह 8 बजे स्कूल लगेगा और 12 बजे आपकी ब्रेक होगी, रिसेस होगी आपकी हाफ एन आवर की, ठीक है। उसके बाद आपका फिर क्लासेस लगेंगी और 2 बजे सबकी छुट्टी। ये क्या है, बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। ये आपको फॉलो करने ही करने हैं, आप इससे नहीं मुकर सकते। ऐसे ही आपको पता है ऑडिट के लिए भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ चीजें जो कि आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना
आपको अभी इसको लर्न करने का ट्राई नहीं करना, ठीक है। आज की क्लास में हम ये सिर्फ जो टर्म्स लिखे हुए हैं उन्हें समझेंगे, दैट्स, ठीक है। अब जब टर्म्स हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे दोबारा से उठाएंगे और फिर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट वाली क्लास के अंदर मैं आपको इसकी एक मेमोरी टेक्निक टाइप करा दूंगी, ठीक है। तो अभी ना आप लोगों को क्या करना है, अच्छा हम लोग इसकी रीडिंग में से 3rd चैप्टर में करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ना अभी के लिए बस ये जो नीचे मैंने ये समरी बना रखी है आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसे देखना। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। याद करो ये कहाँ पे लिखा था, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब वही वाली कोड ऑफ एथिक्स वाली बात मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। अब थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊं तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी दोनों चीजें डील करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑनेस्टी, ठीक है। 100% आपको ट्रू होना है, ठीक है, अपने क्लाइंट को लेके 200% लेवल पर ट्रू होना है, ठीक है। और एक तीसरा वर्ड आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। हम जनरली ये तीनों टर्म्स को मिक्स एंड मैच करके यूज करते रहते हैं, बट इनके अलग अलग अपने मीनिंग है, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ तो आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। आपको एज एन ऑडिटर एक चीज याद रखनी है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। जब भी ऑडिट करने के लिए जाओगे 3 चीजें याद रखनी है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। और साथ साथ में आपका एक नया टर्म वर्ड आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो, मान लेते हैं कि आप जाते हो कहीं पे अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट कराया, उसके जो भी रिजल्ट आते हैं, मतलब आप देखना चाहते हो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है फिर चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराने के लिए चले गए। अब आप एज एन ऑडिटर नहीं गए, अब आप एज इंडिविजुअल गए, ठीक है, एक नॉर्मल लेके एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो आपका डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, आपकी जो रिजल्ट आई उसको जाके फिर न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है या फिर अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देता है, आओ आओ देखो देखो ये शामू की रिपोर्ट आई है ब्लड टेस्ट की, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर उसे बंद करके रखता है, कॉन्फिडेंशियल, कन्फाइड, एकदम छुपा के रखता है और सिर्फ आप ही को ही पकड़ाता है, आप ही को ही पकड़ाता है, ठीक है। क्या करता है वो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखता है। अब आप ऑडिटर बनने वाले हो, आपको पता है आप क्या बनने वाले हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है ना आपकी बॉडी का डॉक्टर, वैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर बनने वाले हो। तो आपको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें इधर उधर जाके नहीं बतानी, आपको छुपा के रखनी है, अपनी क्लाइंट की जितनी भी बातें अपने तक रखनी है और उन्हें छुपा के रखना है। इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कैसे की जा सकती है कि आपको कभी भी जाके कुछ भी नहीं बताना अपने क्लाइंट का, बट अगर क्लाइंट खुद से बोलता है कि प्लीज आप जाओ और बता दो, तो इसका मतलब आप बता सकते हो, ठीक है। क्लाइंट से पूछ लिया तो ठीक है, या फिर किसी एक्ट वगैरह में कुछ ऐसी बातें लिख रखी है तब भी आप बता सकते हो। बट उसके अलावा 2 केसेस, या तो क्लाइंट ने खुद से बोला या फिर कोई एक्ट में लिखा है कि आपको कोई चीजें बतानी है, तब आप जाके बताओगे। अब जैसे मान लो कि कहीं पर आप क्या करते हो, आप बहुत बड़े से सीए बन जाते हो, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, आपको बुलाया गया कि भाई साहब आइए और हमारे यहाँ पे सेमिनार देके जाइए जो आप ऑडिट करते हो अपने बैंकिंग कंपनीज का, ठीक है। अच्छा आप गए वहां पे और आपने बताया पता है मैंने उस ब्रांच का ऑडिट किया था, पता है उसमें कितने सारे फ्रॉड थे, पता है वहां पे लोग कैसे काम करते थे, पता है ये होता था वो होता था। आप उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भेद खोल रहे हो, ठीक है। उनकी जो कॉन्फिडेंशियल वाली बातें उन्हें नहीं खोलोगे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें एज एन ऑडिटर आपको बना रही है। अभी तो थ्योरेटिकल भी नहीं मैं इसे कह सकती, ये आपको प्रैक्टिकली करनी है। ऑडिट से बड़ा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, पता है क्यों, ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ बोलने तक नहीं है, इन चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस है एंड तक। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। क्लाइंट खुद से बोलता है तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं पे गए और वहां पर आपको अपनी क्लाइंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बतानी पड़ रही है तो आप बता सकते हो, ठीक है, पर क्लाइंट से पूछ के, अगर क्लाइंट मानता है, या फिर
कंपनीज एक्ट के अंदर बोला है या फिर किसी एक्ट के अंदर बोला है तब आप बता सकते हो। एक्ट के अंदर जो बोला वाली बात है मैं आगे जरूर डिस्क्लोज करूंगी, मैं बताऊंगी, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक पढ़ ही रखा होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर फ्रॉड एग्जिस्ट करता है 1 करोड़, फ्रॉड एग्जिस्ट करता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको सीजी को बताना है। अब कंपनी के अंदर की बातें जाके किसे बता रहे हो, बाहर वाली पार्टी, सीजी भी बाहर की ही बात है, इन कंपनी के अंदर की नहीं है, बाहर की बात है, ठीक है। तो ये कहां पे लिखा है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का अगर फ्रॉड होता है तो जाके सीजी को बताना है, कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई भी रोल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है आपके पास, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। क्या बोला मैंने, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। अब सीए की डिग्री लेके डायरेक्ट ऑडिट करने आप नहीं जा सकते, ठीक है। मान लेते हैं आपने 3 साल आर्टिकलशिप करी है इन टैक्सेशन, उसके बाद 3 साल बाद आपको लगता है कि ओके ठीक है, अब मैं टैक्स नहीं करना चाहता, मैं ऑडिट करने जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ऑडिट करने नहीं जा सकते, आपको कुछ स्किल चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका चाहिए, ठीक है। बात करने के साथ साथ ये विद टाइम आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो वो स्किल कॉम्पिटेंस दोनों चीजें, कॉम्पिटेंस मतलब कि वो करने की एक तरह से आपके पास डिग्री, सीए की डिग्री चाहिए आपके पास, सीए की डिग्री के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे हम इधर इसे फॉरवर्ड करते हैं, एक बार एक चीज बताती हूँ कॉम्पिटेंस कहाँ से आती है। देखो, जब आप सीए बन जाते हो, ठीक है, सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लेते हो आप, जीएमसीएस, ठीक है, जीएमसीएस कर लेते हो और उसके साथ में एडवांस्ड आईटीटी कर लेते हो, तो आपके पास एक सीए की डिग्री आ जाती है, ठीक है। सीए की डिग्री आने के बाद आप डायरेक्ट जाके ऑडिट करना नहीं स्टार्ट कर सकते, पता है। अब आप मेंबर बन गए, आईसीआई के मेंबर हो, ठीक है। क्या बन गए आप, आईसीआई के मेंबर, ठीक है। अब पर उसके बाद भी आप ऑडिट नहीं स्टार्ट कर सकते। आईसीआई के मेंबर बनने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, कि मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहता हूँ एज आईसीआई मेंबर, सीए मेंबर में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आईसीआई का मेंबर बनने के बाद आप अप्लाई करोगे फॉर प्रैक्टिस, तो आपको आईसीआई एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब आप सीए फर्म के अंदर सीए बनकर काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब दूसरी जगह कभी कभी लोग सीए बनते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई नहीं करते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया जाता। अब जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है तो वो बोलते हैं ना कि साइन की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। वो साइन की वैल्यू कब आती है, जब आप सीए की डिग्री के साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हो, राइट। अच्छा, अब एज एन ऑडिटर आपको ये वाली चीज है कि कॉम्पिटेंस लाने के लिए आपको सीए की डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए। दोनों चीजें होने के बाद यू आर कॉम्पिटेंट। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी प्लानिंग, ओ सॉरी, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ठीक है। अब सारा काम आप खुद से नहीं करोगे, आप इसमें किसी और की भी हेल्प लोगे काम करने के लिए, ठीक है। सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप एज एन ऑडिटर, अब मान लो तुम सीए बन गए, तुम्हें पता है सीए जाके काम नहीं करता, तुम अब जब आर्टिकल बनोगे ना तो तुम छोटे छोटे से आर्टिकल्स, ठीक है, तुम जा जाके काम करोगे, ठीक है। तो देखेगा ये जो सीए है कि कैसे उसे लोगों से काम निकलवाना है, ठीक है, और भी लोगों से काम निकलवाना होता है, ठीक है। हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो अदर्स वर्ड है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ अभी डिटेल में रीडिंग अंदर से मत करना। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग। अब आपको पता है क्या, जो भी काम होगा ना आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसकी।
डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि उसे संभाल के रखना है अपने पास, ठीक है। आप लोग प्रॉपर लेवल पर आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया, इस तरह से ना डे बाय डे डायरी टाइप मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। और कैसे उस काम को करना है उसके लिए आप करते हो प्लानिंग। अब आज मान लेते हैं कि आप लोग ये रिकॉर्डिंग मैं मई के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो मई वाले लोग, ठीक है, अभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मुझे मई में एग्जाम देने हैं तो मैं नवंबर से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दूं, ग्रुप 1 के पेपर देते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दूं और फटाफट से 100% लेवल पर अपनी पढ़ाई करते रहूं, ठीक है। अच्छा, पहले क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे डिटेल में सारी की सारे नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, करीबन 2,500-3 हजार एमसीक्यूज हैं, वो करने के बाद मुझे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करने हैं, फिर मेरे को कम से कम हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज के बाद मुझे फुल फ्लैश टेस्ट भी देनी है, दो फ्लैश टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया कि आपको क्या करना है, और ये पूरा का पूरा क्या है, प्लानिंग, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में, आईसीए के एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम आपको रीडिंग करके जानी है 3 से 4 बार, यस 3 से 4 बार में ये रीडिंग है, ठीक है। लर्निंग लिख करनी है, नहीं याद होता फिर भी करनी है। भाई पास तो होना है कि नहीं होना, नहीं याद होता इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। समझ आ रहा है, इसका मतलब आप उस पे फोकस नहीं कर रहे, आप अपनी 100% लेवल की उस पे अटेंशन नहीं दे रहे। याद नहीं होता तो लिखो, बार बार लिखो, दिन रात लिखो, कैसे नहीं याद होगा, ठीक है। तो उसे लिखो। ये सब मैंने क्या बोला, प्लानिंग। ऐसे ऑडिट करते वक्त भी आप प्लान करते हो, अच्छा मुझे इतनी डेट तक ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इतने इतने अगर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप लोगों को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, वो एक तरह से आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गई, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एज इन जो आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए प्लान्स बनाते हो, अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इस टाइम तक देनी है तो मुझे कैसे कैसे सारी की सारी प्लानिंग करनी है, ठीक है। अ पर्सन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल, ठीक है। तो आप प्लानिंग करते हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हो। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, मैं बताऊंगी आगे जाकर, ठीक है। ये बस आप वर्ड्स, जब मैं आगे की क्लासेस में से कंप्लीट कर चुकी होंगी ना, तब बैक में आके से पढ़ोगे और आपको क्या है, ये क्या है बच्चों वाला, ठीक है। इसीलिए बोला अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। दो सिस्टम, अकाउंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इन सब के लिए आप लोग ऑडिट एविडेंसेस लेते हो और लास्ट ऑडिट के कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग देते हो। रिपोर्टिंग किस पर देते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर मैंने रिपोर्टिंग दी तो मैं क्या देना चाहती हूँ, ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन रिलेटेड मैंने आपको एक बात बोली थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और याद करो, अगर कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू बोलूंगी तो आपको सोते जागते क्या याद करना, PRD, पॉलिसीज रेगुलेशन, ठीक है। ये सब आपका ओपिनियन का पार्ट है। ओपिनियन ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, मैं बाद में करूंगी। अब यहाँ पे एक चीज थी जो मैंने ऊपर से ले लिया, आपके ऑडिट एविडेंस, ठीक है। मेरा चैप्टर नंबर 3 है, मैं उसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगी क्या है एविडेंस। अभी तो मैं एक बात बोलूं, जैसे मान लो सीआईडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, दया देखते हो कि नहीं देखते। अच्छा, उसमें आपको पता है कभी भी कोई भी मर्डर होता है, क्राइम होता है, कुछ भी होता है, पता है प्रद्युमन क्या मांगता है, नया सबूत है, ठीक है। सबूत 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 मांगते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, आप ओपिनियन देने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको क्या चाहिए, सबूत चाहिए। आप बोल रहे हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी, तो उसका कोई सबूत मानी जाएगी ना, है ना। क्या चाहिए आपको, सबूत चाहिए। तो वो जो अच्छी बुरी के लिए आपको जो सबूत, तो उसको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सबूत की इंग्लिश टू हिंदी क्या है, ठीक है। और ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट करते वक्त जो भी सबूत चाहिए तो उसे क्या बोला मैंने, ऑडिट एविडेंस, ओके डन। एक बार जरा मैं 1 मिनट के लिए यहीं पे स्क्रीन पर छोड़ रही हूँ, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, और ये टर्म्स समझ में आने चाहिए, अभी लर्निंग से ज्यादा अभी टर्म्स समझ में आने चाहिए।
जल्दी से इसे रीड करो, स्किप नहीं करना, तो स्पेसिफिकली आप ही के लिए ही वेट कर रही हूँ, इसे रीड करो, ठीक है? डन। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट।